नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अतुलनीय हिंदी चैनल में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाएं सर पर हैं। बच्चों के ऊपर एक अदृश्य बोझ, एक दबाव हमें नजर आ रहा है। इसी दबाव के समाधान हेतु मैं छात्रों के लिए व्याकरण पाठ संबंधी ये वीडियोस बना रहा हूं, जिससे कि बच्चे विशेष रूप से इन पाठों को समझने में सक्षम हो पाएं। तो आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। तो इसका शीर्षक है पदबंध। पदबंध में पहला शब्द आता है पद। पद क्या है और यह शब्द से किस प्रकार अलग है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे द्वारा बनाई गई पहली वीडियो देख सकते हैं। शब्द और पद, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाने वाली है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद का कार्य करना आरंभ कर देता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि पदबंध क्या है और इसके भेद कितने हैं। उदाहरण के माध्यम से मैं आज सभी को यह समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पद एक साथ मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं तो यह नवीन रचना ही पदबंध कहलाती है। तो मैं यदि साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक पद का कार्य करता है उसे हम पदबंध कहते हैं। अर्थात पदबंध में एक पद नहीं होता, एक से अधिक पद होते हैं और वे आपस में बंधे रहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पदबंध का पाठ पढ़ने से पहले जान लेनी चाहिए। वो कुछ इस प्रकार हैं। पदबंध वाक्य का अंश होता है, यह पूर्ण वाक्य नहीं है। अर्थात जो पदबंध है वह वाक्य का एक अंग ही है, एक अंश है, एक भाग है, वह संपूर्ण वाक्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पदबंध में एक से अधिक शब्द होते हैं, आपस में मिलकर इकाई का कार्य करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था कि पदबंध में एक पद नहीं होता, एक से अधिक पद होते हैं और वो आपस में बंधन में बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस मुख्य पद पर क्या हो जाते हैं? आश्रित हो जाते हैं, अर्थात निर्भर हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पदबंध की जो परिकल्पना है छात्रों, वह कहीं ना कहीं वाक्य के अंश की ही परिकल्पना है। अर्थात पदों से वाक्यों का निर्माण तो होता है, लेकिन पदबंध कहीं ना कहीं एक से अधिक पदों के योग को हम कह देते हैं। आइए अब हम बात करेंगे पदबंध के भेदों की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि पदबंध क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ उदाहरण नजर आ रहे हैं। नदी बहती चली जा रही है, खरगोश बहुत तेज गति से भागता है, और तीसरा मेरा वाक्य है, भागते हुए चोरों में कुछ पकड़े गए। यदि आप इन वाक्यों को देखो तो अवश्य ही आप पाओगे कि इन वाक्यों में कुछ पद ऐसे हैं जो एक समान प्रतीत होते हैं, अर्थात व्याकरणिक दृष्टि से जो एक जैसे नजर आते हैं। कौन से हैं वो पद, आइए देखते हैं। तो नदी बहती चली जा रही है। तो अब यदि आप देखेंगे ये जो पद आए हैं ये कहीं ना कहीं किसको दर्शा रहे हैं? ये क्रिया को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार खरगोश बहुत तेज गति से भागता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर बहुत तेज गति से भागता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भागने की विशेषता बताई जा रही है। बहुत तेज गति से भागता है तो भागना क्या है? भागना है क्रिया, लेकिन यहां पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर क्रिया नहीं होगा, वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हमें यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो तीसरा वाक्य है वह क्या है? वह भागते हुए चोरों में कुछ पकड़े गए। तो अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं तो मैं यहां तक करूंगा, कुछ पकड़े गए, भागते हुए चोरों में कुछ। तो कुछ मतलब शायद 10 या 12 हो, लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अर्थात पता नहीं है कि कितने चोर पकड़े गए हैं। तो हम कह सकते हैं ये
सर्वनाम पदबंध है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो वाक्य हैं उनमें एक समानता देखने को मिलती है। जो पद बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं वह उस मुख्य पद को ही स्पष्ट करने का, दर्शाने का कार्य कर रहे होते हैं, जो वहां पर पदबंध के रूप में प्रयोग हो रहा होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पदबंध के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, पदबंध के हमें 5 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण और पांचवा क्रिया विशेषण। तो ये 5 भेद हैं। इनके बारे में भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण क्या है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, या क्रिया किसे कहते हैं, या क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। संज्ञा के लिए यदि एक शब्द दिया जाए तो वो होगा नाम। सर्वनाम के लिए यदि एक शब्द दिया जाए तो वो होगा संज्ञा के स्थान पर होने वाला शब्द। आगे क्या है, आगे है विशेषण। तो विशेषण क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कह देते हैं। तो इस रूप में यदि हम देखें तो हमें साफ तौर पर कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि कुछ कुछ वाक्यों में हमें पदबंध को दर्शाने का कार्य किया जाता है। तो आइए छात्रों, अब हम बात करेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में। जैसा कि हम सभी जान चुके हैं, पदबंध के हमें मुख्य रूप से 5 भेद बताए गए हैं और जो पहला भेद है वो है संज्ञा पदबंध। यहाँ संज्ञा पदबंध में पदबंधों का जो मेल होता है वह कहीं ना कहीं संज्ञा की ओर संकेत करने का कार्य करता है। तो जैसा कि आप लोग पहला एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, पैर में लगी चोट दर्द कर रही है। तो यहाँ पर पैर में लगी चोट, चोट की ओर ये संकेत कर रहा है, क्योंकि यह चोट जो है क्या दर्शा रही है, संज्ञा को दर्शाने का कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध मुख्य रूप से हमें नजर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा दूसरा भेद है वह है सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध में कहीं ना कहीं पदबंधों का जो समूह होता है वो सर्वनाम की ओर संकेत करने का कार्य करता है। जो मुख्य पद है वो है सर्वनाम। तो वो क्या है, सफलता प्राप्त कर तुम। तो आप देखोगे ये जो तुम है कहीं ना कहीं मध्यम पुरुष सर्वनाम की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पदबंध का जो मुख्य पद है वो कहीं पर भी स्थित हो सकता है। वो बीच में भी हो सकता है, वो अंत में भी हो सकता है। तो हमें इसको पहचानने की कोशिश करनी होती है कि यह कौन सा पदबंध है। ठीक इसी प्रकार यदि आप देखें तो विशेषण पदबंध है। अब ये विशेषण पदबंध जो है इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे, गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनो। अब विशेषण किसकी विशेषता दर्शाता है, तो वह दर्शाता है संज्ञा की। यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है, वो है कपड़े। अब कपड़े की विशेषता क्या है, वो है सफेद और खादी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विशेषण पदबंध जो है किसको दर्शाने का कार्य कर रहा है, सफेद और खादी शब्द को दर्शाने का कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह है विशेषण पदबंध। तो मुझे आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है कि वाक्य में जो पद होते हैं वो एक से अधिक होते हैं और सभी पद मिलकर के कहीं ना कहीं एक मुख्य पद की ओर संकेत करने का कार्य भी करते हैं। आइए छात्रों, हमने जो है विशेषण पदबंध तक अपना पाठ पूर्ण कर लिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भेद की ओर, जो कि है क्रिया पदबंध। अब क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कहते हैं वे शब्द जो कि किसी कार्य के करने या होने का अर्थ कराते हैं या बोध कराते हैं, उनको हम क्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक वाक्य है, रमेश लगातार पढ़ता चला जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे क्या हैं, पद हैं जो आपस में बंधे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिया को दर्शाने का कार्य करते हैं। पढ़ता चला जा और रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं क्रिया की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए क्या है, क्रिया पदबंध है। तो हम एक चीज तो समझ ही पा रहे हैं साफ तौर पर कि वाक्य में पदबंधों को पहचानना कहीं ना कहीं उस पदबंध से ही जुड़ा है जो एक विशेष भेद की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा जो पांचवा भेद है वह है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चे कक्षा में शांति पूर्वक पढ़ रहे हैं।
अब हम देख पा रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये जो है दो हैं, क्या हैं, ये दर्शा रहे हैं क्रिया को, लेकिन शांतिपूर्वक शब्द जो है किसको दर्शा रहे हैं, क्रिया की विशेषता को, इसलिए ये होगा क्रिया विशेषण। तो इस रूप में यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि एक वाक्य में एक से अधिक पद होते हैं। पदों के सामूहिक समूह को ही पदबंध कह दिया जाता है। इस पदबंध में एक प्रमुख पद होता है जो कहीं ना कहीं पदबंध के भेद की ओर ही संकेत करता है। वह संज्ञा पदबंध हो सकता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण पदबंध हो सकता है। तो मुझे आशा है आज आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है। यदि ऐसा है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।